वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लास ऑनलाइन। और के बारे में स्टडी कर रहे थे हम लोग। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर को हम कहते हैं प्रोटीन। इसके पहले जो चीजें हमने पढ़ा था अमाइनो एसिड के बारे में, तो वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अमाइंस में पेप्टाइड, अमाइनो एसिड के 2 यूनिट के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जैसे मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, वैसे ही अमाइनो एसिड के 2 यूनिट्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसके बाद ज्वेटरायंस क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर, अमाइनो एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों ग्रुप होता है, तो वो आपस में रिएक्ट करके इंटरनल सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। उस इंटरनल सॉल्ट को हम ज्वेटरायन कहते हैं। इसके बाद आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एट अ सर्टेन डेफिनेट पीएच एवरी अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्वेटरायन। At a certain definite pH, every amino acid exists as deuterion, and so no migration in electric field. So no migration in electric field, and that pH value is called isoelectric point. और उस pH को हम क्या कहते हैं, this pH is called isoelectric point. तो वो pH वैल्यू जिस पर ज्वेटरायन माइग्रेट नहीं होते हैं, ना तो एनोड की तरफ जाते हैं ना तो कैथोड की तरफ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। फिर हमने बात किया प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड को हम कहते हैं, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड को कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होता है, इसको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, जैसे नेल्स है, हेयर्स है, हॉर्न्स है, फिदर्स, टेंडॉन्स, मसल्स, जो प्रोटीन के फॉर्म है वो सब जो है कैसे होते हैं, फाइब्रस होते हैं। और उसके बाद ग्लोब्यूलर, तो एंजाइम्स और हार्मोन्स जो प्रोटीनस है वो कैसे होते हैं, ग्लोब्यूलर होते हैं। इट इज इन फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, तो इट इज अंडर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर आते हैं। इट इज सॉल्युबल प्रोटीन, ये वाटर सॉल्युबल भी होती है, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरे जगह पर डिफ्यूज होना है, जाना है, तो अगर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा तो जा ही नहीं पाएगा, है ना। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होती है वो इनसॉल्युबल होती है, और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है वो सॉल्युबल होती है। इसके बाद हमने बात किया स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन रिप्रेजेंट द प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोगों ने बात किया सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, दैट इज अल्फा हेलिक्स, जिसको पॉलिंग और कोरे ने डिस्कवर किया था। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, तो यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, three-dimensional arrangement of protein, three-dimensional arrangement of protein, three-dimensional arrangement of protein. It is a compact structure with
तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर को शो करता है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, इट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, it is a compact structure, it is a compact, क्या खास बातें होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो it is a compact structure with hydrophobic side, with hydrophobic side, compact structure of hydrophobic side chain, compact structure of hydrophobic side chain, held interior, तो हाइड्रोफोबिक साइड चेन जो इंटीरियरली रहता है, हेल्ड इंटीरियर, वाइल हाइड्रोफिलिक ग्रुप on the surface of the protein molecule, hydrophilic group on the surface of protein molecule, तो इंटीरियरली जो रहती है वो हाइड्रोफोबिक साइड चेन रहेगी, और हाइड्रोफिलिक जो ग्रुप है वो कहां रहेगा, सरफेस पर रहेगा। हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। इन टर्सरी स्ट्रक्चर, in tertiary structure besides hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा, हाइड्रोजन बॉन्ड को छोड़कर, बिसाइड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड मतलब SS, डाइसल्फाइड, आयोनिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक interaction, and van der Waals force is present, and van der Waals force is present। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा सल्फाइड, आयोनिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और वैन डर वाल्स फोर्स भी प्रेजेंट रहता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर। तो एक बार फिर से इन सबको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या क्या ध्यान रखना है? द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, the 3-dimensional arrangement of protein, it is a compact structure with hydrophobic side chain held interior, while hydrophilic group on the surface of the protein molecule, while hydrophilic group on the surface of protein molecule. In tertiary structure, beside hydrogen bond, disulfide, ionic interaction, hydrophobic interaction and van der Waals force is also present. Van der Waals force is also present. तो ये सब पहली बार डाइसल्फाइड, आयोनिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और वैन डर वाल्स फोर्स, ये सब टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इतनी सारी बातें आपको टर्सरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड ध्यान में बात करते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद
quaternary structure of proteins are composed many proteins one पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड सारे प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ which are held together by some weak forces, association of more than one polypeptide chain, the association of more than one polypeptide chain, to form a single large unit, form is called quaternary structure. देखो, many protein composed of more than one polypeptide chain, जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का कॉम्बिनेशन है, which held together by some weak forces, जिनके बीच में कुछ दुर्बल बल रहते हैं. The association of more than one polypeptide chain to form a single large unit, and it is known as quaternary structure of the protein. तो इसको कहते हैं quaternary structure of the protein. तो this is about the quaternary structure of the protein. तो weak forces से associated रहती है पॉलीपेप्टाइड चेन, more than one पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें रहेगी, और वो मिलकर के सिंगल लार्ज यूनिट का जब फॉर्मेशन करेगी तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इट इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब जिसमें प्रोटीन अपना नेचुरल कंस्ट्रक्शन लॉस कर देता है, उस फिनोमेना को हम कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डू डीनेचुरेशन, प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन नहीं होता है. तो द phenomenon of disorganization, the phenomenon of disorganization of native protein structure, the phenomenon of disorganization of native protein structure is known as denaturation,
denaturation is known as denaturation, जिसमें प्रोटीन अपने नेटिव स्ट्रक्चर लॉस कर देता है उसको कहते हैं denaturation of protein. The phenomenon of disorganization of native protein structure is known as denaturation. Results in the loss of secondary, tertiary and quaternary structure of protein. Results in the loss of secondary, tertiary and quaternary structure of protein. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब फिर से वो बात याद करना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचुरेशन शो करता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है. ओके, तो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. दिस इन्वॉल्व in physical, chemical and biological properties. This involve a change in physical, chemical and biological properties. ओके, और इन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस बात को ध्यान रखना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन नहीं होता है. तो दिस इज अबाउट प्रोटीन. तो वंस मोर, डीनेचुरेशन, द फिनोमेना ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. रिजल्ट्स इन द loss of secondary, tertiary and quaternary structure of protein. This involve a change in physical, chemical and biological properties, जिससे physical, chemical और biological property जो है प्रोटीन की चेंज हो जाती है. इसको हम कहते हैं denaturation of protein. तो this is about the denaturation of protein. This is about the denaturation of protein. It is related with the denaturation of protein. Now अब बात करेंगे अगले टॉपिक, अगले यूनिट पर, दैट इज न्यूक्लिक एसिड. तो प्रोटीन के बाद अगला जो बायोमोलिक्यूल आएगा वो है न्यूक्लिक एसिड. तो अबाउट न्यूक्लिक एसिड बात करते हैं. न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड में दो चीजें आएगी, डीएनए और. तो अबाउट न्यूक्लिक एसिड मुझे पता है कि ये सब बायोलॉजी में बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब्ड है. मैं आपको एक आउटलाइन इन सब चीजों की, केमिस्ट्री में कोई ऐसी चीज आ जाए, केमिस्ट्री में कोई रिलेटेड पॉइंट आ जाए तो अब बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के. न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड के बारे में पॉइंट. डीएनए वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर. डीएनए वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर. डीएनए को किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक मिक्सचर ने डिस्कवर किया 1869. केमिस्ट्री में कॉमनली ईयर का यूज नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि ये बायोलॉजी वाला पोर्शन है तो इसको थोड़ा बायोलॉजी वाले पोर्शन के जैसे ही हम लोग टच देने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना. डीएनए वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869. DNA contained genetic information. DNA contained genetic information
DNA content genetic was first time explained by MacLeod and McCarry. MacLeod and McCarry. पहली बार मैक्लियोड और मैककैरी ने यह बात एक्सप्लेन किया कि जो डीएनए है वो सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो डीएनए कंटेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड बाय मैक्लियोड एंड मैककैरी इन 1944 in 1944 मैककैरी इन 1944। तो 1944 में मैक्लियोड और बात को डिस्क्राइब किया कि डीएनए कंटेंट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डीएनए इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आनुवंशिक लक्षणों का बैंक है डीएनए, रिजर्व बैंक है, ऐसा प्रूव किया है ना। तो डीएनए इज द रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये भी ध्यान रखना है। डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स। डीएनए ऑर्गेनाइज्ड into genes. DNA organized into genes. The fundamental of genetic information. The fundamental unit of genetic इंफॉर्मेशन। तो जीन्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस। द जीन्स control the protein synthesis. The gene control the protein synthesis. Gene control the protein synthesis through the mediation of RNA. Through the mediation of RNA. थ्रू द मीडिएशन ऑफ आरएनए। तो आरएनए को मीडिएट करके जीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मीडिएशन ऑफ आरएनए। आरएनए को मीडिएट करके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स। ओके। सिंथेसिस। अब उसके बाद बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो
तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड आर द polymers of nucleotides, polymers of nucleotides held by polymers of nucleotides held by held by 3 and 5 प्राइम डिफरेंशिएशन फ्रैक्शन है ये। थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पर जुड़ता है फॉस्फेट, तो हेल्ड बाय 3 and 5 फॉस्फेट ब्रिज। ओके, तो एक बार थर्ड कार्बन पर और एक बार फिफ्थ कार्बन पर, तो 3 5 3 5 3 5, तो लास्ट 3 पे 5 पे जाएगा और 5 से स्टार्ट करेगा तो एंड करेगा 3 पर। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड्स हेल्ड बाय प्राइम डिफरेंशिएशन फैक्टर ऑफ 3 and 5 फॉस्फेट ब्रिज। तो इट इज अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो कंपोनेंट क्या है न्यूक्लिक एसिड के, किस यूनिट से बनता है? न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हेल्ड बाय प्राइम डिफरेंशिएशन फैक्टर 3 and 5 फॉस्फेट ब्रिज। 3 and 5 फॉस्फेट ब्रिज। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो केवल ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ बेस सुगर एंड फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजेनस बेस प्लस पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? नाइट्रोजेनस बेस BSP, बेस सुगर प्लस फॉस्फेट। और इसकी एक साइड यूनिट रहती है न्यूक्लियोसाइड, उसमें होता है बेस प्लस सुगर। तो ऐसा ध्यान रख लीजिए, न्यूक्लियोसाइड बेस प्लस सुगर से कंपोज्ड रहती है न्यूक्लियोसाइड, उसमें फॉस्फेट नहीं रहता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजेनस बेस प्लस सुगर, पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फेट। ओके, तो बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन होता है न्यूक्लियोटाइड। तो धीरे धीरे 1 by 1 चीजें याद करते हुए चलना है। डीएनए को डिस्कवर किया फ्रेडरिक मिस्चर ने, और कई बार मैक्लियोड और कैरी ने कई बार ये बताया कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और डीएनए ऑर्गेनाइज्ड क्या करता है? ऑर्गेनाइज्ड जीन्स विद द हेल्प ऑफ आरएनए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, और आरएनए के जीन्स क्या करते हैं? acid are the polymers of nucleotides.
इस न्यूक्लियोटाइड्स के जो पॉलीमर है इसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ओके, हेल्ड बाय 3 and 5 prime differentiation of phosphate bridge। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट। अब इसके जो बेस हैं वो दो टाइप में डिवाइडेड रहते हैं, तो उनके बारे में बात। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेसिस क्या होते हैं? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बेस। और बेसिस जो होते हैं वो दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्यूरिन और पाइरिमिडीन। प्यूरिन और पाइरिमिडीन दो टाइप के बेस होते हैं। कैसे ध्यान रखोगे? तो ऐसा लिखो, जैसे हम डीएनए को अरेंज करते हैं ना, ATGC, ऐसे अरेंज करो और इसको यहां से कट मार दो। तो प्यूरिन बेस कौन से हो गए? एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन बेस है। थायामाइन और साइटोसिन कौन से बेस हैं? पाइरिमिडीन बेस है। अगर आरएनए होगा तो क्या हो जाएगा? थाइमाइन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल। तो थाइमाइन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल इन आरएनए। तो प्यूरिन बेस में कौन कौन से आ जाएंगे? एडिनिन और ग्वानिन। और पाइरिमिडीन बेस में कौन कौन से आ जाएंगे? थाइमाइन, साइटोसिन और यूरासिल। तो थाइमाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल आर द पाइरिमिडीन बेस। ऐसे याद रख लीजिए इसको। ओके, अब बात करते हैं इन बेसिस के बारे में। स्ट्रक्चर एक बार आ चुका है एम्स के एग्जाम में, इसलिए स्ट्रक्चर पर बात करना पड़ेगा। तो बेसिस के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। एडिनाइन, ATGC, ऐसे ध्यान रखेंगे, ATGC। तो AG जो है वो प्यूरिन बेस है, एडिनिन ग्वानिन प्यूरिन बेस है। थाइमाइन, साइटोसिन और यूरासिल जो है वो पाइरिमिडीन बेस है। आरएनए होगा तो ATGC की जगह आरएनए में क्या हो जाएगा? AUGC हो जाएगा। AUGC मतलब एडिनिन के साथ कनेक्ट होगा ग्वानिन। There is some problem in connectivity. Okay, तो अब बात करते हैं 1 by 1 बेसिस के स्ट्रक्चर के बारे में। इनको ध्यान रखने की कोशिश करना है। अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिस, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिस। तो पहले एडिनाइन की बात करेंगे। वन बाय वन सभी बेसिस का स्ट्रक्चर हमको बनाना है। NH2 ग्रुप रहता है इसमें। ओके, और इसके साथ साथ तो देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ एडिनाइन। ये एडिनाइन बेस का स्ट्रक्चर है। एडिनाइन बेस 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 अमाइनो प्यूरिन। कौन सा बेस है ये? एडिनाइन बेस है। ठीक है, एडिनाइन 6 अमाइनो प्यूरिन इज द एडिनाइन। ओके, अब एडिनाइन के बाद बात करते हैं अगले बेस पर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तो है इनका, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो जब जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उसको आपको याद रखना पड़ेगा और कोई रास्ता यहां पे है नहीं।
तो देयर इज द अनदर बेस। ओके, ये हुआ आपका अगला बेस एंड दिस इज गुवानिन। गुवानिन और guanine is called 2-amino 6-oxypurine। 2-amino 6-oxy, ऐसे ध्यान रख सकते हैं वैसे, है ना। 1 2 3 4 5, तो यहां से आया होगा 1, दिस 2-amino 6-oxy, 1 1 2 2 पे अमाइनो 1 2 3 4, that is why it is 5, 1 2 3 4 3 4, फिर यहां से 1 2 3 4 5 6, ओके, अपोजिट साइड से आया 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 2 अमाइनो। तो एडेनिन ग्वानिन दो स्ट्रक्चर हो गए। अब ये एडी और अगले स्ट्रक्चर्स पर बात करते हैं। ग्वानिन this is thiamine and thiamine is the 2,4-oxy 2,4-dioxy 6-pyrimidine 5-methyl, okay, 5-methyl pyrimidine 5-methyl pyrimidine 2,4-dioxy 5-methyl pyrimidine 2,4-dioxy 5-methyl pyrimidine and commonly known as thiamine। अब thiamine के बाद बात करते हैं यूरासिल के बारे में। तो ऑक्सी रहता है ये भी, there is the structure of uracil। uracil it is 2,4-dioxy तो दिख ही रहा है, 2,4-dioxy pyrimidine 2,4-dioxy pyrimidine 2,4-dioxy pyrimidine, तो ये हुआ आपका यूरासिल। 2,4-dioxy 5-methyl pyrimidine is thiamine, 2,4-dioxy pyrimidine is uracil। अब एक बेस बचा है साइटोसाइन। तो सभी बेसिस के स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं हम लोग। अगला स्ट्रक्चर, अगला जो बेस है वो है, तो कौन कौन सा हो गया, एडिनाइन, ग्वानाइन, थायमाइन, साइटोसिन हो गया, थायमाइन और यूरासिल हो गया, केवल साइटोसिन बचा हुआ है। अमाइनो बेस है साइटोसिन। And there is the structure of cytosine।
okay, and this is 2,4-dioxyamminopyrimidine, 2-oxy-4-aminopyrimidine, 2-oxy-4-aminopyrimidine, तो 2-oxy-4-aminopyrimidine बेस है साइटोसिन। तो ऐसे ध्यान रखें, ऐसी नेमिंग से ध्यान रखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा याद रखना। ओके, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अब बात करेंगे शुगर के बारे में। तो शुगर, तो आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। 1 ऑक्सीजन लेस एट सेकेंड कार्बन, 1 ऑक्सीजन लेस एट सेकेंड कार्बन। तो ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर के बारे में बातचीत। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या होती है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो डीएनए राइबोज शुगर और आरएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और दोनों शुगर कैसी होती है? शुगर होती है, मतलब कुल 5 मेंबर्ड का साइक्लिक रिंग होगा। देयर इज 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा। दिस इज C1। तो क्या डिफरेंस है दोनों शुगर में, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब चीजें बहुत आसानी से नहीं आती कि कहां पर डिफरेंस आया है ना। याद तो कर लेते हैं कि डी शुगर है और राइबोज शुगर है, दोनों में अंतर क्या है ये बात ध्यान रखना है। तो सेकेंड कार्बन पर दोनों के अंदर ये पेंटोज शुगर है के, और ये CH2OH। तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और सॉरी राइबोज शुगर है। ये राइबोज शुगर किस में रहेगी? आरएनए में रहेगी। अब अगर डीएनए होगा तो शुगर में क्या डिफरेंस आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। दिस इज C1, दिस इज C2। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां कम हो गई है। ओके, तो देयर इज, यहां पे सेकंड कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो। दिस इज C1, दिस इज C2। तो देयर इज डिफरेंस इन डीऑक्सी। ओके, तो देयर इज द डिफरेंस इन राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये पेंटोज शुगर रहती है डीएनए और आरएनए में, एक में ऑक्सी राइबोस और एक में डीऑक्सी राइबोस। एट द सेकेंड कार्बन देयर इज नो ऑक्सीजन इन द डीएनए। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सी एंड राइबोज शुगर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। The monomeric deoxynucleotide, the
मोनोमेरिक, द मोनोमेरिक डीऑक्सी मोनोमेरिक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इन DNA are held together by 3 prime factor 3 and 5 phosphodiester bridge, phosphodiester bridge। तो जैसे कैसे ध्यान रखना है, जैसे ग्लूकोज या मोनोमर्स की 2 यूनिट, मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट्स किस बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है? इट इज कंसर्न विद द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और पेप्टाइड में क्या होता है? अमाइड लिंकेज होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं अमाइनो एसिड में। वैसे ही डीएनए और आरएनए कैसे जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं। इट इज कंसर्न विद द फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिज 3 and 5 के डिफरेंशिएशन, प्राइम डिफरेंशिएशन फैक्टर पर। अब उसके बाद बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, अबाउट द स्ट्रक्चर, कैसे लिंकिंग होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं। हाउ टू लिंक द बेस सुगर एंड फॉस्फेट, बेस सुगर और फॉस्फेट एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड होते हैं उस बारे में बात करते हैं। तो देखो यहां पे कैसा है 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर। और डीएनए है तो सेकंड कार्बन पर नहीं रहेगा ऑक्सीजन, ये O फॉस्फेट को जोड़ने के काम आएगा, ये CH2, ओके। और CH2OH रहता है तो ऑक्सीजन वाटर से वाटर के फॉर्म में निकलेगा। यहां पे एक ऑक्सीजन किसका? फॉस्फेट का। ऐसा, ठीक है। और ये CH2 के साथ किस कार्बन से जुड़ रहा है? देखो 1 2 3 4 एंड 5th, तो देयर इज कनेक्टिविटी विथ 5, डिफरेंशिएशन फैक्टर 5। और फिर ये क्या था? 1 2 एंड दिस इज 3। तो अगला जो कनेक्टिविटी आएगी वो कहां से आएगी? थर्ड से आएगी। और यहां पे AD9 बेस जुड़ा हुआ होगा, AD9, ओके। अब अगली यूनिट की, तो एक देखिए 5 पर कनेक्ट हुआ और एक 3 से कनेक्ट हुआ। तो जो 5 कनेक्ट होगा वो 3 पर एंड करेगा, जो 3 से कनेक्ट होगा वो 5 पर एंड करेगा। ये इसका मीनिंग है। अगला तो C1 एडिनाइन था तो ग्वानिन, और ये इसका 5, तो ये CH2 एंड दिस इज कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन, CH2O, तो O से कनेक्ट होगा P, O नेगेटिव, O, और इन दोनों के बीच एक O, और ये H, और ये फिर देखिए 5 3, फिर 5, फिर अगली कनेक्टिविटी किसके साथ? 3 के साथ। किससे? 5 से, अगले बेस के 5th नंबर के कार्बन से।
ऐसा, तो P आएगा ना, ये आया O और ये आया P और ये आया डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड माइनस, ठीक है। तो देयर इज द कनेक्टिविटी विथ 5 3 5 3 5 और फिर फाइनली 3, फिर फाइनली जाके एंड कहां पे करेगा, 3 पे करेगा, ठीक है। तो 5 5 3 5 3 5 और फाइनली किधर से एंड करेगा, यहां पे, ठीक है। तो देयर इज कनेक्टिविटी ऑफ बेस सुगर प्लस फॉस्फेट, देयर इज द कनेक्टिविटी ऑफ बेस सुगर प्लस फॉस्फेट इन डीएनए। तो ये डीएनए के अंदर बेस सुगर और फॉस्फेट की कनेक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो देयर इज द कनेक्टिविटी ऑफ बेस सुगर एंड फॉस्फेट यूनिट, कैसे 5 और 3 और 5 डिसाइड होता है उसके बारे में बात किया। अब बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जबकि आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया, was given by Watson and Crick, Watson and Crick ने दिया ये स्ट्रक्चर, was given by Watson and Crick in 1953 और नोबेल प्राइज मिला वॉटसन और क्रिक को 1962 में, 1962 में नोबेल प्राइज मिला इस स्ट्रक्चर को देने के लिए। तो डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ट्विस्टेड लैडर, कंपेयर टू ट्विस्टेड लैडर, मुड़ी हुई सीढ़ी के समान, सबने देखा है, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है उसमें, है ना। तो ट्विस्टेड लैडर के समान स्ट्रक्चर होता है। अब वन बाय वन कुछ पॉइंट्स पर इसमें बात कर लेते हैं। ये लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि इसमें हमें इसको खत्म करना है, पूरा डीएनए के बारे में पूरी बात करनी है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। अब वो लेते हैं। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या क्या इंपॉर्टेंट, डबल हेलिक्स। डीएनए is a right-handed double helix, right-handed helix. It consists of two polydeoxyribose nucleotide chain. It consists of two deoxyribose, two polydeoxy, ठीक है, two polydeoxyribose nucleotide chain, two polydeoxyribose nucleotide chain, okay, polynucleotide chain, twisted around each other, twisted around each other, twisted around each other on a common axis, on a common axis, on a common axis, okay. So this is the first point. Second point, the two strands are anti-parallel. The two strands
are anti-parallel. Two strands are anti-parallel. Two strands are anti-parallel. Two strands are anti-parallel. One strand run in the 5 जो प्राइम डिफरेंशिएशन फैक्टर था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. वन स्टैंड रन इन द 5 to 3 and 5 to 3 while other run 3 to 5 डायरेक्शन. 3 to 5 डायरेक्शन. तो एक जो 3 से 5 से स्टार्ट होगा वो 3 पे जाके एंड करेगा और जो 3 से स्टार्ट होगा वो 5 पर जाकर एंड करेगा. और अब दोनों का मीनिंग आपको बहुत क्लियरली पता है कि किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया. तो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. वन स्ट्रैंड 5 to 3 और अनदर स्ट्रैंड रन टू 3 to 5. ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे. अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर. नेक्स्ट पॉइंट. थर्ड पॉइंट, द विड्थ ऑफ डबल हेलिक्स. विड्थ ऑफ डबल हेलिक्स मतलब दोनों के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है. विड्थ ऑफ डबल हेलिक्स इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग. हेलिक्स का विड्थ कितना होता है? 20 आर्मस्ट्रॉन्ग. द विड्थ ऑफ डबल हेलिक्स इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग. विड्थ ऑफ डबल हेलिक्स इज 20. each turn of helix is 34 आर्मस्ट्रॉन्ग. एक टर्न कितना डिस्टेंस रखती? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो each turn of helix is 34 आर्मस्ट्रॉन्ग. 10 बेस पेयर्स with 10 बेस पेयर. और 34 आर्मस्ट्रॉन्ग में कुल कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर. एक दो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ईच टर्न ऑफ हेलिक्स इज 34 आर्मस्ट्रॉन्ग विथ 10 बेस पेयर. ईच पेयर प्लेस्ड एट 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग. The two strands are held together. The two strands are held together. Held together by hydrogen bond. Two strands are held together by hydrogen bonds. The AT मतलब एडिनिन थाइमिन. AT has two hydrogen bonds. Two hydrogen bonds मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं. AT has 2 hydrogen bonds and GC has 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. जब AT में
2 हाइड्रोजन बॉन्ड और जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहती है। जीसी हैज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जीसी इज अबाउट 50% more stronger than AT। तो GC जो होता है वो AT के कंपैरिजन में 50% अधिक मजबूत होता है, 50% अधिक स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डीएनए इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कैसा होगा? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और द 2 strands आर एंटी पैरेलल, द 2 strands आर एंटी पैरेलल। one strand run in the 5 to 3 direction and another run 3 to 5 direction। ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो मैक्सिमम विड्थ होता है वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक टर्न के अंदर कुल 10 बेस पेयर आते हैं, जिसमें AT GC के साथ डबल बॉन्ड, AT मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। दैट बॉन्ड्स आर द हाइड्रोजन बॉन्ड। और GC की जो स्ट्रेंथ होती है वो AT से 50% ज्यादा होती है। ठीक है, और 2 बेस पेयर के बीच जो एक स्ट्रैंड रहता है जिसमें 10 बेस पेयर आते हैं, उसका पूरा डिस्टेंस कितना है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दिस इज अबाउट द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। दिस इज अबाउट द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब थोड़ी सी बात आरएनए के बारे में भी कर लेते हैं, और चूंकि ये बायोलॉजी में बहुत डिटेल में है तो केमिस्ट्री में उसकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जो काम की चीजें थी वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है। आरएनए राइबोज शुगर होती है इसके अंदर, राइबोज शुगर। और क्या क्या ध्यान रखना है? AUGC इज द बेस पेयर, AUGC इज द बेस पेयर। सिंगल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड। और फॉस्फेट डाइएस्टर ब्रिज यहां पर भी रहता है, फॉस्फेट डाइएस्टर जैसे डीएनए में रहता है, फॉस्फेट डाइएस्टर ब्रिज, फॉस्फेट डाइएस्टर ब्रिज। और इसके जो टाइप है वो है mRNA, दिस इज मैसेंजर आरएनए, और इसका कॉम्पोजिशन रहता है 5 to 10% मैसेंजर आरएनए। इसके बाद tRNA इज द ट्रांसफर आरएनए, tRNA इज द ट्रांसफर आरएनए, और इसका कॉम्पोजिशन रहता है 10 to 20%, 10 to 20%। और इसके बाद tRNA के बाद rRNA, और rRNA का जो कंपोजिशन रहता है राइबोसोमल, जो कि फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस की, 50 to 80%, 50 to 80% जो रहेगा वो है rRNA। rRNA राइबोसोमल मैसेंजर ट्रांसफर एंड राइबोसोमल आरएनए 50 to 80% रहता है, एंड rRNA द फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो सिंथेसाइज्ड आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, डीएनए से बनता है, डीएनए से सिंथेसाइज होता है आरएनए, एंड प्राइमरली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है आरएनए। तो देखो बेसिक जो डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए में, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हालांकि सब कुछ करा दिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो डीएनए कंटेंट डीऑक्सी राइबोज शुगर,
आरएनए कंटेंट राइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, डीएनए इज द डबल स्ट्रैंड, आरएनए इज द सिंगल स्ट्रैंड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और डीएनए में बेस होते हैं एटीजीसी, बेसेस आर एटीजीसी, और आरएनए में बेस होते हैं एयूजीसी, एटी, टी इज रिप्लेस्ड बाय यू, तो थायामाइन इज रिप्लेस्ड बाय यूरसल इन आरएनए, तो एयूजीसी आर द बेसिस इन आरएनए, ठीक है। इसके बाद डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में मिलता है और आरएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, आरएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल for the genetic character, transfer the genetic character from one generation to another generation, where RNA is responsible for the protein synthesis, RNA protein synthesis करता है, okay? तो it is all about the DNA and RNA and the nucleic acid, which is the part of the chemistry. Okay, commandos, thank you. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.